बारिश में गरीब बेटी की विदाई। कविता जैसे ही राशन के डिब्बे के अंदर झांकती है तो उसमें कुछ नहीं होता। क्या बात है बहू, तू परेशान क्यों हो गई? माँ जी, घर में राशन का एक भी दाना नहीं बचा और इनके काम पर जाने का वक्त हो गया। सुमन बेटी, ये 10 रुपए लेकर जा और दुकान से डबल रोटी ले आ। माँ, मुझे भी 10 रुपए दे दो ना। देखो ना, बाहर कितनी अच्छी बारिश हो रही है। मुझे बटाटा वड़ा खाना है। कविता के पास फिलहाल वो 10 रुपए थे। ऐसे में गरीब कविता के लिए ये तय कर पाना और कठिन हो गया था कि वो अपनी बेटी की भूख देखे या पति की। सुमन बेटी, तू एक काम करना, डबल रोटी छोड़कर बटाटा बड़ा खरीद ला। तू और बापू दोनों खा लेना। पैसों की तंगी के चलते कविता लाल चाय बना लेती है। सुनो जी, लाल चाय बनाई है, साथ में बटाटा बड़ा है, खा लो। अचानक से बारिश का पानी छत से जगह जगह से टपकने लगता है और तभी लाला दरवाजे पर आकर घर के अंदर झांकने लगता है। अरे ओ बिरजू के बच्चे, अरे कहाँ है तू? बाहर आ, बाहर निकल। बिरजू हाथ जोड़कर लाला के आगे खड़ा हो जाता है। चल निकाल 3 महीने का किराया। माई बाप, अभी मेरे पास पैसे नहीं है और बारिश के कारण मजदूरी का काम भी नहीं मिल रहा। अच्छा, किराया भरने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, मगर बारिश में बटाटा बड़ा ठूसने के लिए पैसे हैं? हैं? मेरा नाम लाला खाई लाल है, मैं किसी पर तरस नहीं खाता। हाँ, चवन्नी देके चल उठा अपने पंटर और खोली खाली कर। बेचारा गरीब बिरजू लाला के सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, मगर अमीर घमंडी लाला उस पर जरा भी तरस नहीं खाता और उन्हें धक्के मारकर निकाल देता है। बिरजू और उसका गरीब परिवार तेज तूफानी बारिश में भूखे प्यासे इधर से उधर सड़कों पर भटकते हैं। माँ, पिताजी, मुझसे अब और चला नहीं जाता। मुझे बहुत भूख लगी है और ठंड भी लग रही है। चलो ना, घर चलते हैं। सुमन, अब वो घर हमारा नहीं रहा बेटा, वो हमसे छिन चुका है। माँ, तो क्या अब हम सब इस फुटपाथ पर रहेंगे और क्या हम भी भीख मांग कर खाएंगे? 7 साल के सुमन की बात सुनकर गोमती, कविता और बिरजू की आंखें छलछला जाती है। तभी उन्हें सड़क पार एक पाइपलाइन दिखाई देता है। कविता, अम्मा, बहुत तेज बारिश हो रही है, चलो इस पाइपलाइन में चलते हैं। छी पिताजी, यहाँ तो कूड़ेदान है और उसमें से कितनी बदबू आ रही है। मुझे यहाँ नहीं रहना। सुमन, तुम्हारे पिताजी के पास पैसे नहीं है और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए हमें यही रहना होगा। ऐसे ही 2 दिन तक बारिश होती रहती है। तभी सड़क से जा रही एक दुल्हन की डोली देखकर सुमन कहती है, माँ, पिताजी, वो दीदी कितनी सुंदर लग रही है। वो कहाँ जा रही है? सुमन, वो अपने ससुराल जा रही है। हर लड़की को एक ना एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना पड़ता है। दादी माँ, तो क्या मैं भी दुल्हन बनूंगी? मेरी भी शादी होगी और मेरी भी शादी में बैंड बाजा बजेगा। सुनो जी, सुमन अभी तो बचपने में ये बात कर रही है, लेकिन कभी तो हम गरीब माँ बाप को भी अपनी बेटी की विदाई करनी होगी। पता नहीं सब कुछ कैसे होगा कविता। इस गरीबी में मैं अपने परिवार का पेट नहीं पाल पा रहा हूँ, तो बेटी की शादी कैसे होगी? अगर मैं थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा होता तो आज बेरोजगार नहीं होता। तभी बिरजू कूड़ेदान में एक गरीब को कूड़ा बीनते हुए देखता है, जिसके बाद बिरजू और कविता रोजी रोटी कमाने के लिए रोज बारिश में कूड़ा बीन कर बेचते हैं, जिससे कि वो पाइपलाइन के पास में ही झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं। इसी तरह से 15 साल बीत जाते हैं और सुमन बड़ी हो जाती है। सुनो जी, अब हमारी सुमन शादी के लायक हो गई है, हमें उसके लिए रिश्ते देखने चाहिए। ठीक है कविता। अगले दिन से बिरजू सुमन की शादी के लिए रिश्ता देखने लगता है, मगर सभी रिश्ते गरीबी के कारण सुमन को ठुकरा कर चले जाते हैं। वहीं एक दिन बारिश में सुमन को सड़क पर बारिश में नाचता हुआ देखकर यश, जो कि उस रास्ते से कार से गुजर रहा होता है, वहीं रुककर उसे देखने लगता है और घर आकर अपनी माँ से शादी की बात करता है। अगले दिन कामिनी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर वहाँ जाती है। बस माँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ उस लड़की का घर यही है। यश, ये तू इसे घर कहता है? ये तो झोपड़ी है, झोपड़ी। और दूसरा कितना गंदा कूड़ेदान भी बना हुआ है यहाँ। कामिनी जी, बेटे की खुशी के लिए क्या आप इतना नहीं कर सकती हो? कुछ देर की बात है, चलिए। कामिनी शगुन लेकर अंदर आती है, जहाँ बारिश के कारण जगह जगह से छत टपक रही होती है। जी कहिए बहन जी। जी नमस्ते, मेरा नाम कामिनी है। मेरा बेटा यश आपकी बेटी को पसंद करता है और हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। इतने अमीर घर से आए रिश्ते को देखकर सुमन के गरीब माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। जी बैठिए ना। कविता अपनी फटी चिटी साड़ी के आंचल से कुर्सी पोंछ कर उन्हें बैठाती है और यशवर्धन कहता है, देखिए समधी जी, हमें आपकी बेटी के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए।
आप बस अपनी बिटिया को एक जोड़े में विदा कर दीजिए और आज एक नारियल और ₹1.25 देकर मेरे यश को अपना दामाद बना लीजिए। एक तरफ जहां यशवर्धन और यश खुशी से उनसे रिश्ते जोड़ते हैं, वहीं कामिनी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। पता नहीं इन दोनों बाप बेटे को हो क्या गया है जो इन जैसे भिखमंगों के घर रिश्ता जोड़ रहे हैं। और मुझे तो ये कुर्सी भी किसी कबाड़ी वाले से खरीदी हुई लगती है जिस पर हमें बिठाया है। मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। अब बिरजू के घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है और बिरजू अपनी झोपड़ी को चारों तरफ से आम के पत्ते और तोरण से सजा देता है। अरे कविता बहू, हल्दी और मेहंदी पीसी या नहीं? बस माँ जी पीस दी है, मगर घर तो शादी के सामान से भरा हुआ है। हम सुमन को हल्दी और मेहंदी लगाएंगे कहाँ, क्योंकि बाहर तो इतनी जोर से बारिश हो रही है और यहाँ जगह नहीं है। तू चिंता मत कर, मैंने सुबह ही पाइपलाइन की सफाई कर दी थी। सुमन की हल्दी और मेहंदी वहीं होगी। फिर गोमती और कविता सुमन को पाइपलाइन में लाकर हल्दी और मेहंदी लगाते हैं, मगर बारिश के कारण कीचड़ के छींटे से सुमन के पैरों हल्दी के साथ कीचड़ से भी भर जाते हैं। तभी कामिनी ये नजारा देखकर उनकी बहुत बेइज्जती करती है। कविता जी, आपका घर तो कहीं से भी शादी का घर लग भी नहीं रहा, ना कोई डेकोरेशन है। आपने हल्दी और मेहंदी के फंक्शन के लिए कोई और जगह अरेंज भी नहीं किया और इस टूटे फूटे पाइपलाइन में शादी की रिचुअल्स पूरी कर रहे हैं। एनीवे, ये शादी का जोड़ा है, चलती हूँ। माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। अरे कामिनी जी का क्या हक बनता है मेरे परिवार वालों को इस तरह से जलील करने का? देख बेटी, वो बड़े लोग हैं और गरीबों के घर ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। मैं तेरे पिताजी पूरे दिल से चाहते हैं कि हमारी बेटी बड़े घर की बहू बने, जहाँ उसे गरीबी और जिल्लत भरी जिंदगी नहीं मिले बल्कि सारी खुशियाँ मिले। और फिर कामिनी जी का व्यवहार थोड़ा अलग है, मगर तेरे होने वाले ससुर और यश जी दिल के कितने अच्छे हैं। कविता जैसे तैसे अपनी बेटी सुमन को समझा देती है। अगले दिन सुमन शादी का जोड़ा पहन लेती है, मगर शादी वाले दिन बारिश जैसे जिद्दी बच्चे की तरह सारा दिन होती रहती है। उसी बारिश में भीगकर बिरजू फूस और बांस के सहारे शादी का मंडप बनाता है, जहां यश और सुमन की शादी हो जाती है। मगर जैसे ही विदाई की बारी आती है, तभी कामिनी कहती है, रुकिए बिरजू भाई साहब, आपने दहेज तो दिया नहीं। अपनी बेटी को हमारे घर क्या खाली हाथ भेजोगे? मगर कामिनी जी, दहेज की तो कोई बात नहीं हुई थी ना। अरे हमने दहेज मांगा नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप दहेज नहीं देंगे। इसी वक्त आप कहीं से भी 10 लाख रुपए हमें दे दीजिए, वरना आपकी बेटी की विदाई नहीं होगी। मगर मैं गरीब 10 लाख रुपए का दहेज कहाँ से लाऊंगा? देखिए कामिनी जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बच्ची को स्वीकार कर लीजिए, वरना ये गरीब की बेटी की विदाई होते होते रह जाएगी। बस पिताजी बस। अरे नहीं बनना मुझे बड़े घर की बहू जहाँ पैसे के लालची लोग रहते हो। और माँ जी, क्या आपके बेटे इतने नकारे हैं कि कमा कर नहीं खा सकते? सुमन बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। भगवान की दया से हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर ये दहेज क्यों लेना? भाग्यवान तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि किसी गरीब की बेटी का घर बस रहा है। ऊपर वाला तुम्हें इसका फल देगा और फिर दहेज मांगकर उसकी नजर में दोषी बन रही हो। अजय, आप ठीक कह रहे हैं। समधी जी, समधन जी, मुझे माफ कर दीजिए और आप भी हमारे साथ चलिए, क्योंकि आप भी हमारे रिश्तेदार हुए और हम अपने रिश्तेदारों को यहाँ नहीं देख सकते। नहीं बहन जी, एक बेटी के घर बाप का रहना ठीक नहीं है, वरना दुनिया तरह तरह की बातें करेगी। ये कहकर गरीब बिरजू अपनी बेटी की विदाई कर देता है। वहीं यश सुमन के गरीब माँ बाप के रहने के लिए उन्हें एक घर खरीद कर देता है, जहाँ वो बिना किसी परेशानी के रहने लगते हैं। विशाखा अपने एक बेटे और पति के साथ रहती थी। विशाखा का पति एक बड़ा बिजनेसमैन था, इसीलिए वो काम के सिलसिले में हमेशा घर के बाहर ही रहता था। अब विशाखा का बेटा मोहित भी जवान हो चुका था। मोहित के लिए इतने बड़े बड़े घरानों से सुंदर सुंदर लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं। ऐसा करती हूँ कि आज पंडित जी को बुलाकर लड़कियों की कुंडलियां मिलवा लेती हूँ। विशाखा ने ऐसा ही किया। उसने अपने घर पर पंडित को बुलवा लिया और फिर वो एक के बाद एक अमीर और सुंदर लड़कियों की तस्वीरें पंडित विशाखा को दिखाने लगा। अब पंडित जी, इनमें से सबसे सुंदर और 36 गुण वाली लड़की ही मेरे बेटे के लिए बताना, जिसके साथ मेरा बेटा खुश रह सके। अरे देखिए मालकिन, इस लड़की की कुंडली सबसे ज्यादा छोटे मालिक से मिल रही है। ये लड़की मोहित बाबा के लिए एकदम सही रहेगी। दिखाओ तो जरा। विशाखा ने उस लड़की की तस्वीर को हाथों में ले लिया। वो लड़की बहुत ही बड़े घर की थी और साथ ही वो बहुत ज्यादा सुंदर भी थी।
वाह, सातों लोगों की सुंदरता है इस लड़की के पास तो, और शक्ल से भी शरीफ लगती है। तो फिर तय रहा, मैं अपने बेटे की शादी इसी लड़की से करवाऊंगी। विशाखा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा खुला हुआ था और दरवाजे की दूसरी तरफ उसका बेटा मोहित एक काली सी लड़की का हाथ पकड़े हुए खड़ा था। उसके गले में वरमाला भी थी। मोहित, ये सब? जी मुझे लगता है कि मुझे चलना चाहिए। मैं चलता हूँ। पंडित जल्दी से पतली गली से निकल गया। विशाखा ने चौंक कर मोहित से पूछा, ये कौन है? मैं कुछ पूछ रही हूँ मोहित। माँ, देखकर तो आप समझ ही गई होंगी, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये आपकी बहू है और मेरी पत्नी गीता। तू मजाक कर रहा है ना? नहीं माँ, ये मजाक नहीं है। अरे सत्यानाशी, मैंने तेरे लिए कितनी सुंदर सुंदर और अमीर लड़कियों के रिश्ते ढूंढे थे, और तू ये क्या ले आया? तूने एक बार भी अपनी माँ से पूछना बेहतर नहीं समझा? माँ, आपसे पूछता तो आप कभी भी मुझे गीता से शादी करने की इजाजत नहीं देती, लेकिन मैं गीता को दिल से चाहता हूँ, इसीलिए तूने इस लड़की के लिए अपनी माँ के दिल को दुखाया। विशाखा ऐसा बोलकर आंखों में गुस्सा लिए अपने कमरे में चली गई। बेचारी गीता यूं ही दरवाजे पर खड़ी हुई थी। गीता, माँ की बातों का बुरा मत मानना, वो तुम्हें जरूर अपना लेंगी। माँ की बातों का बुरा नहीं माना जाता है। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा गृह प्रवेश करवाऊंगा। गीता दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। मोहित रसोई से जाकर सभी गृह प्रवेश का सामान ले आया और सारी विधियों से गीता का गृह प्रवेश करवाया। अब शादी हुए लगभग 1 महीना बीत चुका था। गीता से उसकी सास हमेशा खफा खफा सी ही रहती थी और रोज उसे बात बात पर सुनाती रहती थी। माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है? तू मेरी बहू नहीं है और ना ही मेरे बेटे की पत्नी, तो ये सब ड्रामे तो बंद कर, समझी? और जितनी जल्दी हो सके मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जा। अरे तू इतनी काली कल्लो, और कहाँ मेरा बेटा? तुम दोनों की जोड़ी तो जमीन और आसमान का अंतर है। मेरा बेटा हीरा है और न जाने उसे तू कोयला ही क्यों पसंद आई। विशाखा की बातें सुनकर गीता उदास सी हो गई, लेकिन वहीं कुछ ही दूरी पर खड़े मोहित ने सारा मंजर देख लिया था। गीता उदास होकर अपने कमरे में जा रही थी कि तभी मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। लगता है तुम उदास हो। चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करने की कोशिश करूंगा। आज मैं खाना बनाऊंगा। वैसे मैं ज्यादा अच्छा शेफ तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी। पर तुम अब कमरे में जाओ। मोहित रसोई में चला गया। उसे ज्यादा कुछ तो बनाना नहीं आता था, इसीलिए मोहित ने दाल और चावल बनाने का फैसला लिया। आज तो मैं गीता को खुश कर दूंगा। मोहित गीता के लिए खाना बनाने लगा। ये सब कुछ देखकर विशाखा चिढ़ रही थी, लेकिन गीता और मोहित बहुत ज्यादा खुश थे। आखिरकार आपके दाल चावल बन ही गए। अब इन्हें टेस्ट करो और बताओ कैसे बने हैं। मजेदार। चलो, मेहनत रंग लाई। मोहित गीता का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। उसे किसी भी बात से तकलीफ ना हो, इसीलिए वो बड़े ही ध्यान से कामों को अंजाम देता। गीता बेचारी गरीब, बिन माँ बाप की अनाथ बच्ची थी और बचपन से जवानी तक का समय उसने अकेले ही गुजारा था। आज तुम कुछ भी बनाने का कष्ट मत करना, मैं आज बाहर से खाना ले आऊंगा। पर हाँ, अच्छा ठीक है। मोहित रोजाना इसी तरह से गीता का ख्याल रखता। इसी तरह से सिलसिला जारी था। मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम ही होकर रह गया है, पता नहीं ये कब तक चलेगा। ये महारानी तो सारा सारा दिन बस आराम करते हुए बिता देती हैं। अभी लगाती हूँ इसे काम पर। विशाखा ने गीता को बुलाया और उसे कपड़े फैलाने को बोला। एक भी कपड़ा गिरना नहीं चाहिए। उसने उसके हाथों में कपड़े दे दिए। गीता के कपड़े पकड़ते ही उसके ऊपर बहुत सारी लाल चीनियां चढ़ गई और उसे काट लिया, लेकिन गीता ने उफ तक नहीं की और अपना काम शांति से करने लगी। विशाखा को यह देखकर हैरानी हुई। ये काली माई तो बड़ी सहनशील निकली। विशाखा रोज गीता से ऐसे ही कामों को करवाती थी। एक दिन विशाखा ने एक बाउल में आटा निकाला और गीता को आवाज दी, कालिए, जल्दी से इस आटे को मसल, बहुत आराम कर लिया। जी। गीता ने जैसे ही आटे को मसलने के लिए उसमें हाथ चलाया तो उसके हाथ में कांच घुस गया। विशाखा ने ही उस कांच का पूरा चूरा बनाकर आटे में डाला था। गीता दर्द से करहाने लगी। वहीं छिपी विशाखा भी ये मंजर देख रही थी। अरे नहीं, इसमें तो कांच है।
मुझे इस आटे को फेंकना होगा। गीता ने अपनी चोट को धो लिया और किसी तरह उस आटे को फेंक कर दूसरा आटा बस ले ही रही थी कि तभी विशाखा ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुक जा बहू। माँ जी आटा नहीं, तू ये सब मत कर, तेरे हाथ में कांच है, फिर भी तू क्यों? माँ मैंने आज तक माँ बाबा के प्यार को महसूस नहीं किया। आप मेरी जिंदगी में मेरी माँ की जगह ही हो और जो भी आप कहोगी मैं वो करूंगी, क्योंकि और मैं इस माँ को नहीं खोना चाहती, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। लेकिन प्लीज मुझे अपने आप को माँ बोलने का हक दे दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गीता की बातें सुनकर विशाखा की आंखें भर आईं और उसने उसे गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दे बहू, मैं तेरे बारे में बहुत गलत थी, मेरी बातों को भी माफ कर देना। आज से तू ही मेरी बहू है। गीता खुश हो गई और अपनी सास से लिपट कर रोने लगी। ये सारा मंजर दूर से मोहित भी देख रहा था और मोहित पास आकर बोला, मुझे इसी दिन का इंतजार था, तो चलिए आज इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, वो भी मेरे हाथ के दाल चावल से। फिर से? हाँ माँ, कोई परेशानी? नहीं नहीं। मोहित ने खुशी से अपनी माँ और बीवी के लिए दाल चावल बनाए। अब विशाखा गीता को अपनी बहू के रूप में अपना चुकी थी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।